वो मोबाइल कान से लगाए सुन रही थी। हेलो, कौन? निस्वानी आवाज पर वो संभली थी। काशफा बोल रही हैं। उसने संजीदगी से पूछा था। हाँ, लेकिन तुम कौन? अना बात कर रही हूँ, वलीद जिया अहमद की कजन। ओह, दूसरी तरफ फौरन पहचान लिया गया था। वलीद और मेरी शादी की बात चल रही है, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहती हूँ। तुमने उस दिन फूलों की दुकान पर जो कुछ कहा, वो किस हद तक सच है? अना का अंदाज संजीदा था। वलीद से पूछो, वो बताएगा हमारे दरमियान क्या कुछ था। दूसरी तरफ के जवाब ने अना को साकत कर दिया था। क्या कुछ था? एक लड़की किसी लड़के के लिए जान से हाथ धोने की कोशिश क्यों करती है? सुलगता अंदाज था। अना को लगा उसके जिस्म से जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मुझे ये बताओ, वलीद भी तुमसे मोहब्बत करता था या नहीं? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी। तुम्हारे दरमियान में आने से पहले तक मुझे भी यही यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अल्फाज ऐसे थे कि अना एकदम बिस्तर पर गिर गई थी। वो अब तुम्हारी वजह से मुझे रद्द कर रहा है, लेकिन अब मैं किसी भी सूरत उसे नहीं छोड़ूंगी। बहुत फेयर होकर वलीद की तरफ बढ़ी थी। उसकी खातिर मैं अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपना सर्कल सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, और उसने मुझे चीट किया। मैं कई बार उसकी तरफ गई, उसके सामने गिर कर आई। जब तुम जैसी लड़की मुतबादल मिल रही हो तो फिर कौन माजी की गलतियों को याद रखता है? वो बेइंतहा नफरत से कह रही थी। वलीद को कह देना, अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। काशफा लोगों के दिलों से खेलती थी, लेकिन कोई उसके दिल से खेल जाए वो चुपचाप सह ले, ऐसा नहीं होगा। अब वो भी अंजाम के लिए तैयार रहे। एक एक करके उसके सब रिश्ते उससे छीनूंगी, तुम भी देखना और वो भी देखेगा। नफरतों तनफर से वो कह रही थी। इधर कॉल बंद हो गई थी। अना को लगा जैसे उसका वजूद बिल्कुल साकत हो गया है। वलीद ऑफिस जा रहा था। गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। मामा उसे कह दिया था कि वलीद के साथ कॉलेज चली जाए, वो ड्रॉप कर देगा। उसने इनकार करना चाहा, मगर मामा ने दो टोक अंदाज में कहा तो वो क्लिस्ती झुलसती वलीद की गाड़ी में जा बैठी थी। वलीद जब बाहर आया तो उसे पिछली सीट पर देख कर रुका था। दोनों के दरमियान कल जो मुंह मारी हो चुकी थी, उसको लेकर वो खुद भी अना से काफ़ी खिंचाव महसूस कर रहा था। अब उसे देखकर उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया था। बहुत संजीदगी के आलम में वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। अना भी बिगड़े तेवरों समेत चेहरा मोड़े बाहर देखती रही थी। मामा का इसरार ना होता तो वो शायद आज अपना कॉलेज जाना ही मौकूफ कर देती। वलीद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो बिल्कुल सर्द और सपाट तासुरात लिए बाहर देखती रही। अंदाज बिल्कुल ला ताल्लुक और सर्द मोहर था, गोया सिरे से कोई आशनाई ही ना हो। वलीद ने कई बार बैक व्यू मिरर से उसे देखा था। ऐसा कब तक चलेगा? वलीद उससे लाख खफा सही, लेकिन अना की बहुत देर तक दिल में गुस्सा दबाकर नहीं रख सकता था। आखिरकार मुखातिब कर ही लिया था। अना वलीद के अल्फाज पर चौंकी थी और फिर लब भींच गई थी। वो रात काशफा से बात ना कर चुकी होती तो शायद उसकी पहल से पिघल जाती, लेकिन अब तो दिल भांबड़ की तरह जल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा बेतासुर। अना, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। उसकी खामोशी पर वलीद ने गुस्से से जिच होकर एकदम तल्खी से कहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आइंदा मुझे मुखातिब करने की कतई ज़रूरत नहीं। वो तल्खी से कहकर फिर खामोश हो गई थी। वलीद के अंदर एकदम शदीद इश्तियाल की लहर उठी थी। उसने एकदम गाड़ी एक तरफ खड़ी की थी और पलट कर उसे देखा था। गाड़ी रुकने पर अना ने भी चौंक कर उसे देखा। वलीद की आंखों से आंखें मिली थी। वलीद बेइंतहा गुस्से से देख रहा था। वो तनफ्फर से देखकर मुंह मोड़ गई थी। ये सब क्या है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? वो खामोश रही थी। जहां तक मैं जानता हूँ तुम काशफा की वजह से रिएक्ट कर रही हो। काशफा को लेकर अगर ऐसा कर रही हो तो हमाकत का सबूत दे रही हो। वलीद ने खासे ज़ब्त से कहा था। ना दिल चाह रहा था कि इस पत्थर के बुत को झंझोड़ कर रख दे।
एक लड़की आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने की कोशिश करे और आपकी बेहिसी का ये आलम है कि आपके लहजे में कोई अफसोस भी नहीं। वो बोली तो वलीद ने एक गहरा सांस लिया था। मैं क्लियर कर चुका हूँ कि मेरा काशफा के किसी भी रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अपने हर नफा और नुकसान की जिम्मेदार वो खुद है, वलीद ने कहा था। अना ने इस्तेहज़ाहिया देखा। वलीद ने देखा अना की आंखें सुर्ख और भोजल थी, गोया वो सारी रात रोती रही थी। वो एक जज्बाती लड़की है जो दूसरों को अपनी ज़ाती मलकियत समझने की कोशिश कर रही है। उसके किसी भी अमल का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उससे दोस्ती तो की थी ना आपने? हाँ, लेकिन उसकी भी कोई वजह थी। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि वो इस तरह इन्वॉल्व हो जाएगी, शायद मैं कभी भी ऐसी हमाकत ना करता, वलीद ने कहा तो अना के होंठों पर इस्तेहज़ाहिया तबस्सुम लहराया था। फिर भी खुद को बरीउल जिम्मा कह रहे हैं। एक लड़की से दोस्ती करते हैं और उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसको अहमियत देकर उससे फिर बेजारी का इजहार करते हैं। इससे बढ़कर बेहिसी क्या होगी? मैं समझती थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे कभी अंदाज़ा ही ना था कि आपने ऐसे शकील कल्ब और जालिम इंसान भी हैं कि एक लड़की आपकी खातिर इस हद तक आ चुकी है और आप खुद को बेगुनाह कह रहे हैं। वो बोली नहीं, फटी थी। जो दिल में आया कह दिया था। शट अप! वलीद उसके लबो लहजे और अल्फाज पर एकदम मुश्तअल हुआ था। खबरदार, मजीद तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो। वलीद उसके अल्फाज पर एकदम भड़क उठा था। दिस इज़ टू मच, उंगली उठाकर वार्न किया था। क्यों क्यों चुप रहूं? सच इतना बुरा क्यों लग रहा है? हकीकत के आईने में अपनी तस्वीर देखे ना, अब क्यों चला रहे हैं? अना, खबरदार, इट्स इनफ। वलीद इतने गुस्से में था कि वो चुप हो गई थी। वलीद उसे देखते गहरे गहरे सांस ले रहा था, गोया खुद पर बामुश्किल काबू पा रहा हो। मेरे अल्फाज झूठ तो नहीं है, सच ही तो है। सच ही तो कहा है। पहले केथी, फिर काशफा और अब मैं। पता नहीं कितनों को धोखा देंगे आप। वो सर से पांव तक बदजन हो चुकी थी, रंधी हुई आवाज में कहा था। वलीद ने लब भींच कर उसे देखा था। बात एतबार और भरोसे की होती है। तुमने तो अव्वल रोज से ही मुझ पर भरोसा कब किया था जो तुम्हें धोखा देता मैं? कुछ लम्हे संभलने के बाद वलीद ने कहा था। हमेशा शक के तनाजुर में देखा। तुम क्या समझती हो मैं ना समझता? कुछ अंदाजा ना लगा सकता था? तुम जो मर्जी समझती रहो, अब तुम्हारे सामने एक लफ्ज़ भी अपनी सफाई में नहीं कहूँगा, वलीद ने सर्द मोहरी से कहते तेजी से गाड़ी ड्राइव की थी। अना ने तलखी से उसे देखकर चेहरा मोड़ लिया था। आंखों में ढेर सारा पानी जमा हो गया था। वो सोचती रही थी कि शायद वलीद सब बयानात की तरदीद कर दे, मगर वलीद तो खामोश हो गया था। उसके दिल पर एकदम बोझ बढ़ गया था। बाकी रास्ता दोनों के दरमियान बिल्कुल ही खामोशी रही थी। ताबिंदा बी का दिल बड़ा बोझल सा हो रहा था। उन्हें शहवार शिद्दत से याद आ रही थी। एक पल को उनका जी चाहा कि वो एक बार जाकर उससे मिल लाएं। वो कौन सा बहुत दूर थी, इसी शहर में तो आबाद थी, उनके नज़दीक। लेकिन फिर ये सोच कर रह गई कि वो इतने सारे लोगों के सवालों के भला क्या जवाब देगी। वो कुछ सवालों की तलाश में यहाँ आई थी, लेकिन अब लग रहा था कि उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने सवालों की तलाश का काम कहाँ से शुरू करें। कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। कुछ सोचकर वो साजिदा को बताकर एकदम दफ्तर चली आई थी। ये ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर था। बरसों पहले वो किसी के साथ इस दफ्तर के चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन इस वक्त यहाँ ट्रैवल एजेंसी की जगह कारोबारी मराकज़ का दफ्तर था। दफ्तर ना देखकर वो बेहद मायूस हुई थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। गुजरे दिनों में वो मुख्तलिफ जगहों पर जा चुकी थी, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। वो रिक्शे में बैठकर एक और जगह चली आई थी। 2-3 दिनों में वो यहाँ मुसलसल आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत घर था। तामीर से लगता था कि जैसा चंद साल पहले ही तामीर किया गया था। हर बार की तरह चौकीदार गेट पर मौजूद था। वो ताबिंदा को देखकर फौरन पहचान गया था।
हाँ बीबी, आज ही आए हैं, ठहरो। तुम मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। चौकीदार अंदर चला गया था और कुछ देर बाद वापस आया था। आओ, वो कहकर फिर अंदर की तरफ बढ़ गया था। ताबिंदा उसके हमरा चलते अंदर की तरफ चली आई थी। वहाँ ड्राइंग रूम में सोफे पर एक दरमियानी उम्र की खातून मौजूद थी। बेगम साहिबा, ये बीबी हैं जिनका मैंने आपको बताया है, चौकीदार ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम। ताबिंदा ने सलाम किया था। वालेकुम सलाम जी, आए बैठें, खातून ने बगौर देखते हुए कहा था। ताबिंदा उनके सामने सोफे पर बैठ गई थी। माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम ताबिंदा है। ये घर जिसमें आप लोग रह रहे हैं, 25-26 साल पहले ये हमारा घर था। फिर मेरे शोहर ने ये घर बेच दिया था, ताबिंदा ने संजीदगी से बताया था। ओह अच्छा, अब तो आप लोगों ने घर का नक्शा ही बदल दिया है। बहुत ही प्यारा बन चुका है ये घर तो, ताबिंदा ने इतराफ में देखते कहा था। शुक्रिया। आपकी बाकी फैमिली? ताबिंदा ने इतराफ में देखते खातून से पूछा था। ये घर हमारे ससुर साहिब ने खरीदा था। हम लोग पिंडी में रहते थे। मेरे शोहर की वहाँ जॉब थी। फिर रिटायरमेंट के बाद हम लोग वापस यहाँ शिफ्ट हो गए। ससुर इंतकाल कर गए हैं और बाकी लोगों को हिस्सा दे दिलाकर हमने ये घर रख लिया और दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। ओह, और आपकी सास और बाकी लोग? 2 नंदे हैं, वो अपने अपने घरों में आबाद हैं। एक देवर है, वो बाहर शिफ्ट हो गया है और सास का भी इंतकाल हो चुका है। ताबिंदा को लगा जैसे वो एकदम नाउम्मीद हो गई हैं। मुझे कुछ मालूमात चाहिए थी, इसीलिए मैं यहाँ आई थी, ताबिंदा ने बताया तो वो लहजे में मायूसी थी। हाँ, चौकीदार बता रहा था, खातून ने कहा था। बात असल में ये है, ताबिंदा ने आहिस्तगी से खातून से के सामने कुछ कहना शुरू किया था। खातून बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। अन्ना शहवार के साथ लॉन में बैठी हुई थी। उसका मोबाइल बजने लगा तो उसने मोबाइल देखा था। काशफा का नाम देखकर वो उलझी थी। वो रात काशफा से बात करने के बाद उसका नंबर सेव कर चुकी थी। हेलो, उसने ना चाहते हुए भी कॉल रिसीव की थी। काशफा बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से वो कह रही थी। तो वो वलीद के साथ साथ काशफा से भी बदजन हो चुकी थी। रखाई से कहा था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, काशफा ने कहा था। तो वो चौंकी। वो क्यों? उसने संजीदगी से पूछा था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। ऐसे नहीं, तुम जब मिलोगी तो फिर तब ही बात होगी, वो नखुवत से कह रही थी। आई एम सॉरी, मैं तुमसे नहीं मिल सकती और ना ही मिलना चाहूँगी, उसने तल्खी से इनकार कर दिया था। मुझसे मिल लेती, तुम्हारा ही फ़ायदा था। खैर, वलीद मेरी कॉल्स पिक नहीं करता, उसे कह देना काशफा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। मैंने खेल शुरू कर दिया है, अब अंजाम भी देखे, धमकी अमेज अंदाज में कहते उसने कॉल बंद कर दी थी। अना एकदम साकत सी रह गई थी। क्या हुआ? उसे गुमसुम देखकर शहवार ने पूछा तो वो संभली। फिर नफी में सर हिलाकर उसने मोबाइल कान से हटा लिया था। किसकी कॉल थी? वैसे ही एक जानने वाली थी, मिलने का कह रही थी तो मैंने मना कर दिया, उसने खुद पर काबू पाते कहा तो शहबार ने सर हिला दिया। मुस्तफ़ा भाई आ गए इस्लामाबाद से, अपने जहन को उसने बिजी करना चाहा था। सुबह बात हुई थी, तब तक तो नहीं आए थे, फिर मैं कॉलेज आ गई थी, उसके बाद अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, शहबार ने मुस्कुरा कर बताया। वो अब ठीक है? हाँ। तुम लोगों का वलीमा कब होगा? पता नहीं, इस पर तो अभी घर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। फिर मुस्तफ़ा भी मुसलसल बिजी हैं, पता नहीं अंकल लोग क्या फैसला करते हैं। मुस्तफ़ा भाई भी बेचारे क्या सोचते होंगे, ज़िंदगी का इतना अहम इवेंट था और वो भी इस हादसे की नज़र हो गया, अना ने कहा तो शहवार ने एक गहरी सांस ली। हाँ, शायद इसमें भी कोई मसलहत थी, वरना ताबिंदा बुआ का ख्याल था तो वो एकदम खामोश हो गई। अयास का कोई पता चला? अना उसकी खामोशी महसूस करके शहवार से पूछा।
मुझे नहीं इल्म, मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना। अय्याज ने जो भी किया है बहुत बुरा किया है, खैर बचेगा तो वो भी नहीं। मुझे यकीन है मुस्तफ़ा भाई उसे नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात पर शहवार खामोश रही थी। क्या बात है, मैं कल से महसूस कर रही हूँ तुम उलझी उलझी सी हो। मुस्तफ़ा भाई तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? वो खुद उलझी हुई थी और इसके बावजूद शहवार की खामोशी और मजाज को नोट कर गई थी। हाँ ठीक हूँ मैं, बस वैसे ही तबीयत डल सी हो रही है, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो अना ने बगौर देखा। और मुस्तफ़ा भाई? उसने पूछा तो मुस्तफ़ा के नाम पर उसके चेहरे पर बेइख्तियार सुर्खी सी छाई थी। वो भी ठीक है। मुस्तफ़ा के साथ जो हादसा हो चुका है, ऐसे आलम में मैं पुरानी बातों को लेकर बैठी रहती तो शायद बहुत खसारे में रहती। मेरे पास तो वैसे भी बहुत सारे रिश्ते नहीं हैं, इस रिश्ते को भी खो देती तो मेरे पास बचता ही क्या। अना के बगौर देखने पर शहवार ने धीमी आवाज में कहा। तो अना एकदम पुरसुकून हुई थी। बहुत ही अच्छा फैसला किया तुमने। मैं जितना भी मुस्तफ़ा भाई को जान सकी हूँ, इसमें सरे फहरिस्त यही है कि वो हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर रहेंगे। बस तुम उनको दिल से कबूल कर लो। शहवार मुस्कुराई थी। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। मुस्तफ़ा ने जिस तरह गुजरे दिनों में हर लम्हा हर पल उसका ख्याल रखा था, वो एकदम बदली थी। मैंने कभी भी उनकी ज़ात से इनकार नहीं किया था और ना ही उनकी अच्छाइयों को झुटलाया था। मैं तो बस अपनी ज़ात की तस्कीन चाहती थी। अपनी पहचान के बारे में जानना तो सब ही का हक है ना। मेरी सोच अब भी वही है, लेकिन मुस्तफ़ा के साथ होने वाले हादसे ने मुझे समझा दिया है कि बाज़ रिश्ते कुदरत की तरफ से इनाम बनकर मिलते हैं। अगर जानबूझकर नाशुक्री करें तो खो भी जाते हैं, और मैं मुस्तफ़ा को अब खोना नहीं चाहती। कहते कहते उसकी आवाज़ में नमी घुल गई थी। अना ने बहुत मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया था। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम आंटी और बाकी लोगों का सुनाओ, सब ठीक है ना? अना के सवाल पर उसने सर हिला दिया था। उसका दिल चाह रहा था कि अना के सामने ताबिंदा बी के चले जाने का जिक्र कर दे, लेकिन फिर दिल महसूस कर रह गई। ना जाने अना क्या सोचती। उसके दिल में होक सी उठने लगी। एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया था। उठो, क्लास में चलते हैं। मुझे अभी अतिया से नोटिस भी लेने हैं और सर से डिस्कशन भी करना है। अपना ध्यान बटाने को कहा तो अना भी सर हिलाकर अपनी चीजें समेटने लग गई थी। कुछ पता चला? ताबिंदा भी घर आई तो बहुत मायूस थी। बेजान अंदाज में चारपाई पर बैठी तो खाला बी ने पूछा था। ताबिंदा नफी में सर हिला दिया था। नहीं, लहजे में सदियों की थकन सी थी। खाला भी कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं बरसों से गलती पर गलती करती आई हूँ। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि कम अज़ कम बाबा साहिब को सब सच सच बता देना चाहिए था। मैं हमेशा इस खौफ में रही कि उन्हें वो सब जानने के बाद मुझे और शहवार को धुतकार ना दें और मेरी बच्ची ना जाने किन हालों में होगी। एक उम्र तड़पते सुलगते गुजार दी मैंने। इतने खत लिखे लेकिन किसी एक का भी जवाब ना आया। थक हार कर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन शहवार के सवालों ने मुझे फिर मजबूर कर दिया और अब लग रहा है कि मुझे हवेली नहीं छोड़ना चाहिए थी। ना जाने वहाँ मेरे बारे में अब क्या राय कायम हो चुकी होगी, और सबसे बढ़कर ना जाने शहवार क्या सोचती होगी। मेरी ममता की तस्कीन तो शहवार के वजूद से ही हो गई थी, लेकिन मेरी बच्ची, वो बात छोड़कर सिसकने लगी थी। खाला बी ने एक गहरा सांस लिया था। तुम वापस चली जाओ, शहवार का शोहर पुलिस में है, उसको सब बता दो, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम खुद ही तो कहती हो कि वो एक अच्छा इंसान है। खाला बी ने मशवरा दिया तो वो चेहरा साफ करके उन्हें देखने लगी। और अगर उसने सब जानने के बाद भी हमें कबूल ना किया तो? उनके लहजे में खदशे और अंदेशे बोल रहे थे। वो उसकी बीवी है, वो अब उसको छोड़ेगा नहीं। वो बहुत ख़ानदानी लोग हैं, हस्बो नसब पर जान देने वाले हैं। वो तो अब्बास की शादी गैरों में कर दी थी और शहवार भी उन्हीं के सामने पली भरी थी।
कुछ महरुनिसा का खुसूसी लगाव भी था। और फिर मैंने उनको यकीन भी दिला रखा था कि शहवार किसी छोटे मोटे खानदान से नहीं है। उन्होंने उसको बहू बना लिया था, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं हकीकत जानने के बाद इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। मैंने सारी ज़िंदगी उसी की खातिर तो बर्बाद की है, और अब आकर सब कुछ तबाह नहीं कर सकती। ताबिंदा भी अजीब कश्मकश में थी। खाला भी खामोशी से देखने लगी थी। मैं सोच रही हूँ कि उसे कॉल करूँ, उससे बात करूँ। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। है भी तो बहुत मासूम। उनके लहजे में शहवार के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। खाला बी ने सर हिलाकर उनका हाथ थाम लिया था। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और इस बच्ची की भी मुश्किलात आसान करे। बड़ी बदनसीब है वो बेचारी, तो अल्लाह उसे सब्र दे। आमीन। ताबिंदा बी ने दुखे दिल से आमीन कहा था और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। उनका इरादा किसी पीसीओ से जाकर शहवार को कॉल करने का था। शहवार अभी कॉलेज से लौटी थी। चेंज करके वो अभी कमरे से निकलने वाली थी जब उसका मोबाइल बजने लगा था। उसने स्क्रीन देखी, अजनबी नंबर था। हेलो, उसने झिझकते हुए कॉल पिक की थी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सुनकर वो एकदम उलझी थी। वालेकुम सलाम, कौन? कैसी हो शहवार? ये आवाज़ तो ताबिंदा बी की थी। वो फौरन पहचानी थी। अम्मी जी आप? वो चीख उठी थी। फरत मुसर्रत से उसकी आवाज़ कदरे बुलंद हो चुकी थी। कहाँ हैं आप? और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, इधर ही हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मुस्तफ़ा कैसा है? उन्होंने नम आवाज़ में कहा तो शहवार का दिल भर आया। वो शिद्दत से रो दी। प्लीज़ जहाँ भी हैं आप वापस आ जाएं। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सवालों जवाब नहीं करूँगी। प्लीज़ लौट आएं। वो एकदम जज्बाती हुई थी। दूसरी तरफ ताबिंदा बी का दिल उसके आंसुओं से पिघल गया था। मैं आ जाऊंगी, ज़रूर आऊंगी, लेकिन जिस मकसद को लेकर हवेली से निकली थी उसको पूरा करके ही अब लौटूंगी। कहाँ हैं आप? अपने आप को संभालते उसने सवाल किया था। इसी शहर में हूँ, मुझे एड्रेस दे दें, मैं आ जाती हूँ आपको लेने। नहीं शहवार, अभी ये मुमकिन नहीं। मैं पहले ही परेशान हूँ, बस तुमसे बात करने को दिल बेकरार था तो कॉल कर ली। तुम परेशान नहीं होना, मैं जहाँ भी हूँ महफूज हूँ। मुझे बस तुम्हारा ख्याल था कि मेरे इस तरह चले आने से तुम खफा होगी और ना जाने क्या क्या सोच लोगी। बेटा कुछ गलत मत सोचना, बस ये समझ लो कि तुम्हारी माँ मजबूर थी। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए और अपने लिए ही तो कर रही हूँ। मेरी ममता तड़प रही है, लेकिन मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती। इससे ज़्यादा मेरी बेबसी और क्या होगी। वो रोने लगी थी। शहवार बेदम होकर बिस्तर के किनारे टिक गई थी। ऐसे मत करें, मैं पहले भी लोगों के लिए एक सवालिया निशान थी। पहले लोग मेरे बाप का हवाला पूछते थे और अब माँ का भी पूछा करेंगे। पता नहीं मैं किस किस को जवाब दूंगी। वो अजियत से चीख गई थी। आपने इतने हसब नसब वाले ऊंचे लोगों में मेरा रिश्ता जोड़ दिया। किस किस को क्या जवाब पेश करूं? ये सब ही सवाल करते हैं। ये तो शुक्र है कि ये लोग इतने अच्छे हैं कि कोई और जगह होती तो एक लम्हा ना लगाते मुझे घर से बाहर निकाल देने में। रोते हुए उसने कहा तो ताबिंदा बी का दिल कटने लगा। शहवार बेटा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। अगर मुझे कुछ भी हाथ ना आया तो बस लौट आऊंगी। वादा है आकर सबको सब कुछ बता दूंगी। बस चंद दिन और। उन्होंने इल्तिजा की थी। शहवार ने अपने आंसू साफ किए थे। मुझे बताएं तो सही, इतनी राजदारी किस चीज़ की है? कहाँ हैं आप और किन लोगों में हैं? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेरे अपनों से भरकर मेरा साथ दिया था उन्होंने, हर दुख सुख में। तुम फिक्र नहीं करो, मैं महफूज जगह पर हूँ। शहवार खामोश हो गई थी। चलती हूँ, फिर मौका मिला तो कॉल करूँगी। तुम बस परेशान नहीं होना और बाकी लोगों को भी तसल्ली देना। मैं जल्द ही आ जाऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। उन्होंने कॉल बंद कर दी थी। शहवार ने अपने आंसू साफ करते मोबाइल बिस्तर पर डाला था। ताबिंदा बी से बात कर लेने से उसे लग रहा था उसका दिल ठहरने लगा है, उसको करार आने लगा है, वरना दिल तो हर वक्त परेशान रहता था।
कुछ सोचते उसने फौरन मुस्तफ़ा का नंबर मिलाया था। मुस्तफ़ा ने कॉल काट दी थी, शायद वो कहीं बिजी था। वो बाद में कॉल करने का सोचते उठी तो मैसेज टोन पर बेल बजी थी। मुस्तफ़ा का मैसेज था, मैं कुछ बिजी हूँ, अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, शाम में घर आऊँगा, फिर बात होगी। मुस्तफ़ा का मैसेज पढ़कर वो कुछ रिलैक्स हुई थी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो बाहर निकल आई थी। शादी की तस्वीरें आ गई थी। लाइबा, मेहरुनिसा और दुरिया वहीं देख रही थी। आफाक माँ जी की गोद में था। वो उनको सलाम करते माँ जी के पास ही बैठ गई थी और आफाक को गोद में ले लिया था। देखो शहवार, कितनी प्यारी तस्वीरें आई हैं। लाइबा ने उसके सामने एल्बम किया तो वो तस्वीरें देखने लगी थी। सब ही तस्वीरें एक से भरकर एक थी, खसूसन मेहंदी और बारात की। मुस्तफ़ा की छिप ही निराली थी। मुस्तफ़ा को देखो, कितना शानदार लग रहा है। दुल्हा बने मुस्तफ़ा की तस्वीर देखते भाभी ने कहा तो वो मुस्कुराई थी। मुस्तफ़ा वाकई बहुत शानदार लग रहा था। शहवार भी तो किसी से कम नहीं। देखो कैसी शहजादियों वाली आन बान है इसकी। माँ जी ने बहुत मोहब्बत से कहा था तो वो झिम्पी। दुरिया तंजिया मुस्कुराई। ना चाहते हुए भी शहवार ने नोट किया था, वो उसके बाएं तरफ थी। शहजादियों वाली आन बान रखने के बावजूद हसब नसब तो नहीं बदल जाते। वो तंजिया बुरबुराई थी। माँ जी ने नहीं सुना था, जबकि उसके करीब बैठी शहवार के कानों ने उसका जुमला मुकम्मल ध्यान से सुना था। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ने लगा था। खुद ब खुद एल्बम पर से उसकी गिरफ्त ढीली हो गई थी। मैं खाना खा लूं, फिर आती हूँ। वो आफाक को वापस माँ जी की गोद में बिठाकर बाहर निकल आई थी। वो ताबिंदा की कॉल के बारे में माँ जी को बताना चाहती थी, लेकिन दुरिया की वजह से खामोश रही थी। खाना खाकर वो यूं ही इधर से उधर घूमती रही थी। मगरिब हुई तो वो नमाज पढ़कर अच्छा सा लिबास पहनकर शिद्दत से मुस्तफ़ा का इंतज़ार करने लगी। इशा के बाद मुस्तफ़ा की आमद हुई थी। वो किचन में थी, मुलाजमा से चाय बनवा रही थी। अभी सब ही ने खाना खाया था। मुलाजमा से ही इत्तला मिली थी कि मुस्तफ़ा आ गया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अजमत चाय बना चुकी थी। वो ट्रे लेकर जाने लगी तो उसने मना कर दिया। दो, मैं ले जाती हूँ। वो खुद लाउंज में चाय लेकर आई थी। आज इतने दिनों बाद घर में रौनक सजी थी। सभी लाउंज में मौजूद थे। खुशगपियाँ लगाई जा रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो माँ जी के पास बैठे मुस्तफ़ा ने फौरन उसे देखा था। जिंक और जैग कॉम्बिनेशन के लिबास में वो जगमग जगमग कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। करीब आने पर उसने आहिस्तगी से मुस्तफ़ा को सलाम किया था। मुस्तफ़ा ने सर हिला दिया था। वो सबको चाय सर्व करने लग गई थी। मुस्तफ़ा तो खाना खाएगा। शहवार बेटा, मुलाजमा को कहो वो खाना गर्म कर दे। वो चाय देकर पलटी तो माँ जी ने कहा था। वो सर हिलाकर बाहर निकल आई थी। किचन में आकर अजमत को खाना लगाने का कहा था और खुद उसके साथ लग गई थी। मुस्तफ़ा किचन में आया तो वो टेबल पर उसके लिए बर्तन रख रही थी। मुस्तफ़ा की निगाहों ने उसे पलकें झुका देने पर मजबूर कर दिया था। मुस्तफ़ा मुस्कुराया था। वो चलता हुआ टेबल तक आया। वो दुपट्टा दुरुस्त करते पलटी थी। वो जब गया था तो वो बिस्तर पर दराज थी और आज उसके सामने आमने सामने चल फिर रही थी। मुस्तफ़ा कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। शहवार ने पानी का जग ला कर रखा तो मुस्तफ़ा ने मुलाजमा को देखा। तुम जाओ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हम ले लेंगे, मुस्तफ़ा ने कहा तो मुलाजमा मुस्कुराती हुई वहां से निकल गई थी। मुस्तफ़ा ने उसे जाते हुए देखा। कैसी हो? मुस्तफ़ा ने पूछा तो उसने महज सर हिला दिया था। ठीक हूँ, बैठो। उसने खड़े खड़े ही मुस्तफ़ा की प्लेट में खाना निकाला तो मुस्तफ़ा ने कहा था। वो खामोशी से बैठ गई थी। खाना खा लिया? मुस्तफ़ा ने पूछा तो उसने सर हिला दिया। मुस्तफ़ा खाना खाने लगा था। वो खामोशी से उंगलियां मसलती बैठी हुई थी। मुस्तफ़ा गाहे बगाहे उसे देख रहा था और हर निगाह पर उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई बात करो यार, मुस्तफ़ा ने टोका तो उसने मुस्तफ़ा को देखा। आप ठीक हैं? कुछ ना सोचा तो खैरियत पूछ ली। तुम्हारे सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? और आपका ज़ख्म? मेरे ज़ख्म से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं हो गया? जब भी खैरियत दरियाफ्त करोगी सिर्फ इसी का पूछोगी। मुस्तफ़ा की बरजुस्तगी पर वो झिंप सी गई थी।
میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، کبھی ویسے ہی میرے دل کی حالت کے بارے میں بھی پوچھ لیا ہوتا تو کیا تھا؟ مصطفیٰ کی بات پر اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ میں چائے بنا لیتی ہوں، آپ پیئیں گے نا؟ وہ فوراً بات بدل کر اٹھی تو مصطفیٰ نے گھورا، اگر کبھی ہمارے درمیان لڑائی ہوئی تو اس کی سب سے بڑی وجہ تمہارا رویہ ہوگا، مصطفیٰ نے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مصطفیٰ کو دیکھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بے رخی اور اس پر یہ انداز لا علمی، کہیں دکھ سے میں گزر ہی نہ جاؤں۔ مصطفیٰ کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ پلٹ کر برتن میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ لمبی چٹیا پشت پر جھول رہی تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ کہیں بھی کوئی بے ترتیبی نہیں تھی۔ انداز پر اعتماد تھا۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے کھانا ختم کیا تھا۔ شہوار دل جمی سے چائے بنا رہی تھی۔ مصطفیٰ کرسی گھسیٹتا اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد کیا؟ اس کی طرف جھک کر کندھے پر ٹھوری ٹکاتے مصطفیٰ نے کہا تو وہ ایک دم کنفیوز ہو گئی تھی۔ پلیز چائے بنانے دے مجھے، وہ منمنائی تھی۔ چائے سے زیادہ کسی کو تمہاری چاہ کی ضرورت ہے اور تم ہو کہ لفٹ ہی نہیں کروا رہی ہو۔ مصطفیٰ نے چولہا بند کر دیا تھا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ کتنی ظالم ہو تم، شوہر اتنے دن بعد گھر آیا ہے اور تم ہو کہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہی ہو۔ مصطفیٰ نے شکوہ کیا تو وہ سر سے پاؤں تک سرخ ہو گئی تھی۔ پلیز کوئی آ جائے گا۔ مصطفیٰ کی نگاہوں کی وارفتگیوں سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ تو آپ بیٹھے نا، میں چائے لاتی ہوں، اس نے ٹالنا چاہا تھا۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواباً کچھ کہتا دریا وہاں چلی آئی تھی۔ مصطفیٰ ایک دم گہرا سانس لیتا پلٹا تھا۔ شہوار بھی رخ موڑ گئی تھی۔ دریا نے خاموشی سے یہ سب دیکھا تھا۔ اس کے دل و دماغ پہلے ہی نیگیٹو رہتے تھے، اب پھر تنفر سے شہوار کو دیکھا تھا۔ وہ دوبارہ چولہا جلا کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ، ایک کام ہے تم سے، شہوار کو نظر انداز کر کے دریا نے کہا تو مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ ہاں کہو۔ مجھے زاہد بھائی کے ہاں جانا ہے، تم ڈراپ کر دو گے ذرا، اس نے کہا تو شہوار نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ اس وقت مصطفیٰ نے گھڑی دیکھی تو 9 بج رہے تھے۔ ہاں شائستہ بھابی سے ایک کام تھا تو ابھی جانا ہے، یہ ابھی لوٹے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، تم کسی اور سے کہو۔ شہوار کو دریا کا اس وقت کہیں جانا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس نے فوراً کہا تھا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں کر دیتا ہوں ڈراپ، محض شہوار کو ستانے کا مقصد تھا۔ شہوار نے حیران ہو کر دیکھا۔ کب تک واپسی ہوگی؟ مصطفیٰ نے دریا سے پوچھا تھا۔ یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا، میں بیگ لے آتی ہوں، بڑے فاتحانہ انداز میں شہوار کو دیکھتے دریا نے کہا تھا۔ شہوار لب بھینچ کر ابلتی چائے کو دیکھنے لگی تھی۔ اوکے، میں چائے پی لوں پھر چلتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ دریا بیگ لینے چلی گئی تھی۔ شہوار نے خاموشی سے چائے کپ میں انڈیلی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ شہوار نے کپ اس کی طرف بڑھایا تو مصطفیٰ نے تھام لیا تھا۔ تم بھی چلو، اس نے بغور دیکھتے کہا تھا۔ نہیں، مجھے اسٹڈی کرنی ہے، میرے پاس وقت نہیں۔ شہوار کا انداز سنجیدہ تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، آ کر لینا، آؤٹنگ ہو جائے گی، مصطفیٰ نے سپ لیتے ہوئے کہا تو اس نے سنجیدگی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ آپ دریا کو لے کر جائیں، مجھے واقعی اسٹڈی کرنی ہے، کہہ کر وہ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگ گئی تھی۔ تب ہی دریا بھی اپنا بیگ لینے چلی آئی تھی۔ چلیں مصطفیٰ، یہ چائے پی لوں پھر چلتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ شہوار برتن سمیٹ کر سنک میں رکھنے لگ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بکس کھولے بیٹھی ہوئی تھی جب صبوحی بیگم اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اس نے بکس سے توجہ ہٹا کر انہیں دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میں کچھ دن سے نوٹ کر رہی ہوں تم بہت اکھڑی سی ہو رہی ہو، کالج سے کمرے تک اور کمرے سے کالج تک کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں، انہوں نے بیٹھتے ہی کہا تھا۔ انا نے چونک کر دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اسٹڈی کا بہت حرج ہو چکا ہے، بس اسی لیے بزی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ صبوحی نے بغور دیکھا۔ تمہیں پتا تو چل گیا ہوگا کہ ضیاء بھائی تمہارے اور ولید کی شادی کی تاریخ فائنل کرنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ جی،
वो तारीख मांग रहे हैं। मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं। तुम्हारी स्टडी का शेड्यूल देखकर ही कोई तारीख रखते हैं। अना कुछ पल के लिए बिल्कुल साकत बैठी रह गई थी। हाँ तो फिर कौन सी तारीख ठीक रहेगी? उन्होंने पूछा तो अना ने एक गहरा सांस लिया। मामा, मैं अभी से शादी के हक में नहीं हूँ, प्लीज मामू को मना कर दें। उसका लहजा संजीदा था। सबूही बेगम ने चौंक कर बेटी को देखा। क्यों? मैं बस अभी अपनी एजुकेशन मुकम्मल करना चाहती हूँ। उसे बस यही बहाना सूझा था। एजुकेशन बाद में भी मुकम्मल हो जाती है। नहीं मामा, मैं अभी किसी भी किस्म के बखेरे में नहीं पढ़ना चाहती। मेरे लिए सबसे पहले मेरी एजुकेशन है। प्लीज आप मना कर दें। उसका अंदाज कती था। सबूही ने बहुत उलझकर उसके रवैये को नोट किया था। अना, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्या मसला है बेटा? वली ने कुछ कहा है क्या? मामा, मैं कह चुकी हूँ ना, कोई और बात नहीं, और मैं बस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मामू को कह दें, अगर फिर भी वो इसरार करें तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। उसका अंदाज बेलचक था। सबूही परेशान हो गई थी। मंगनी के बाद से उन्हें खुश खुश दिखाई देने लगी थी, लेकिन फिर कुछ अरसे से वो पुराने मजाज में लौट गई थी। ना जाने क्या बात थी। वो अपनी फीलिंग्स को भी किसी के से शेयर नहीं करती थी। वो कितने दिनों से उसके अंदाज़ो इतवार नोट कर रही थी। ना जाने क्यों उन्हें महसूस हो रहा था कि अना के इनकार के पीछे कोई और वजह है। ठीक है, मैं भाई साहब से बात करती हूँ और तुम्हारे पापा से भी। तुम्हारी रुखसती हो जाती, ये हम सब की ख्वाहिश है। वो दोनों खुद ही अब तुमसे बात करेंगे। जो भी कहना है अपने पापा को ही कहना। वो तो मुकम्मल तौर पर शादी पर रजामंद हैं। वो कहकर उठ खड़ी हुई थी। एक दफ़ा फिर सोच लो, कोई जल्दी नहीं। 2-3 दिन का वक्त है, फिर जो भी फैसला हो बता देना। वो कहकर चली गई थी। उनके जाने के बाद वो एकदम लब भींच गई थी। हाथ में पकड़ा हुआ पेन किताबों में गिरा दिया था। सुबह वलीद के साथ होने वाली तलख कलामी के बाद उसका दिल जलकर ऐसा राख हो चुका था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वलीद ज़िया से जुड़ा ना सिर्फ हर रिश्ता ख़त्म कर डाले, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए खुद को उसकी नज़रों से दूर कर ले। वो कुछ देर तक बेहिसो हरकत बैठी रही थी और फिर उठकर कमरे से बाहर आई तो लाउंज में एक महफिल जमी हुई थी। सभी मौजूद थे। टीवी चल रहा था। मामा, पापा, एहसन, रोशी, मामू और वलीद। सबसे पहले वलीद ही की निगाह उस पर पड़ी थी। वो लाउंज के दरवाजे में खड़ी थी। वलीद के चेहरे पर एकदम संजीदगी छा गई थी। उसने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। अना के अंदर सुलगती आग का अलाव मजीद भड़कने लगा था। दूसरी निगाह मामू की उस पर पड़ी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराए थे। अना बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने कहा तो वो लब भींच गई थी। यानी मामा ने उसका इनकार सब तक पहुँचा दिया था। इधर आओ मेरे पास। उन्होंने बुलाया तो वो चलती हुई उनके पास सोफे पर आ बैठी थी। उन्होंने उसे बाजू के हसार में ले लिया था। सभी ने इन दोनों को देखा था, माँ सवाए वलीद के। वो टीवी की तरफ मुतवज्जा था। सबूही बता रही थी कि तुमने अभी शादी के लिए इनकार कर दिया है? उन्होंने पूछा तो वो सर झुका गई। वलीद ने भी उसे देखा। अना ने सर हिलाया था। क्यों बेटा? उन्होंने पूछा था। मैं मामा को वजह बता चुकी हूँ, उसने जवाबन कहा था। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि तुम इसको वजह बनाकर शादी से इनकार करो। तुम शादी के बाद एजुकेशन जारी रख सकती हो। तुम्हारी दोस्त भी तो शादी के बाद पढ़ रही है ना? उन्होंने कहा तो उसने एक गहरा सांस लिया। शहवार के साथ मसला था, इसलिए उसकी शादी हो गई थी, जबकि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी मुझे फोर्स नहीं करेगा। उसका लहजा अब भी कती था। लेकिन शहवार, सबूही ने कुछ कहना चाहा तो ज़िया साहिब ने हाथ उठाकर रोक दिया था। तुम्हारी बात ठीक है, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और वलीद की शादी हो जाती। मामू ने रसानियत से कहा। मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ मामू, लेकिन मैं खुद को ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं कर पा रही। प्लीज़ मुझे बार बार मत कहें, मेरा जवाब यही होगा। वो बहुत संजीदगी से कहकर उठ खड़ी हुई थी। एक्सक्यूज़ मी, वो कहकर वहाँ से चली गई थी। वलीद ने बहुत ज़ब्त से उसे वहाँ से जाते देखा था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है।
अना के इनकार पर उसकी अनानियत पर एक गहरी चोट लगी थी। वो पहले ही उसके रवैयों को लेकर दुखी हुआ था और अब उसके इनकार ने उसके दिलो दिमाग को उलझा दिया था। उसने देखा अना के इनकार के बाद ज़िया साहिब का चेहरा मुरझा गया था। वलीद के अंदर एकदम शदीद इज़्तिराबी कैफियत ने जन्म लिया था। आप परेशान ना हो, मैं इससे खुद बात करूंगा, वो इनकार नहीं करेगी, वकार साहिब ने कहा तो ज़िया साहिब मुस्कुराए। कोई बात नहीं, वो अगर अभी राजी नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये तो बस मेरी ख्वाहिश थी। वलीद भी कहाँ राजी था, वो खुद चाहता था कि पहले अना की एजुकेशन मुकम्मल हो जाए। अब वो भी कह रही है बच्चों की यही ख्वाहिश है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। ज़िया साहिब ने खुद को संभाल लिया था, जबकि वलीद खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो चंद कुछ देर बैठने रहने के बाद वहां से उठ खड़ा हुआ था। उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। वो अपने वाले पोर्शन की जानिब जाने की बजाय अना के कमरे की तरफ चला आया था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया था। अना बिस्तर के क्राउन से टेक लगाए बैठी हुई थी। इर्द गिर्द बुक्स मौजूद थी। दरवाज़ा खुलने पर वो फौरन सीधी हुई थी। वलीद को देखकर उसने फौरन अपना चेहरा साफ किया था। वलीद कमरे में चला आया था। क्यों इनकार किया तुमने? उसे देखते वलीद ने पूछा था। लहजे में तेजी थी। मैं आपके सामने जवाबदेह नहीं हूँ। अना के लहजे में तेजी थी। क्या मसला है तुम्हें? सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है, क्यों सब खराब करने पर तुली हुई हो? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप चले जाएं मेरे कमरे से। अना की बरहमी का वही आलम था। तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। वलीद का बस नहीं चल रहा था कि खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दे। उसके अंदर आतिश फिशां फट पड़ने को था। वो कमरे में टहलने लग गया था। अना इतने असाब से उसे देख रही थी। चंद पल अपने गुस्से पर काबू पाते वो पलटा था। अना इसी तरह बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी। वो चलता हुआ उसके करीब बैठ गया था। अंदाज सुलझू था। देखो अना, जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। तुम जो भी सोच रही हो वो सब बेमैनी है। वलीद ने अना का हाथ थामना चाहा, उसने हाथ पीछे कर लिया था। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे किसी भी सिलसिले में कोई बात नहीं करनी। अना का अंदाज बेलचक था। वलीद ने मुट्ठियां भींच ली थी। तुम मेरे और अपने लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रही हो, वलीद ने तल्खी से कहा था। मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। मैं आप जैसे धोखेबाज फ्लर्टी इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, सो मैं इनकार कर चुकी हूँ। मुझे कोई मजबूर नहीं कर पाएगा, चीख कर वो बोली थी। शट अप! वलीद उसके अल्फाज पर एकदम आपे से बाहर हुआ था। उसका हाथ बेइख्तियार उठा था। अना के चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान सख्त हो चुके थे। अना ने बेयकीनी से वलीद को देखा था। आइंदा मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम एक शक्की मजाज और बदतमीज लड़की हो। दिमाग खराब था मेरा जो तुमसे बात करने चला आया। तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने से इनकार क्या करोगी? मैं खुद तुमसे मुताल्लिक हर ताल्लुक को रद्द करता हूँ। वलीद के अंदर आतिशविशा एकदम फट पड़ा था। अना बेइख्तियार रुखसार पर हाथ रखे फूट फूट कर रो दी थी। मैं पागलों की तरह तुमको वजाहतें देता फिर रहा हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम कैथी या काशफा से मुतल्लिक जो भी सोचती हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं, तल्खी से कहकर वो पलटा था। दरवाजे के पास जाकर रुका था और फिर पलट कर देखा था। वो शिद्दत से रो रही थी और जिंदगी में पहली बार उसे रोते देखकर कोई अफसोस नहीं हुआ था। गुस्से से कुछ कहना चाह रहा था लेकिन फिर लब भींचकर वहां से निकल आया था। अना के मुंह से धोखेबाज और फ्लर्टी के अल्फाज सुनकर वलीद को लग रहा था कि फिशारे खून एकदम भर चुका है। वलीद को अपने हाथ उठाने पर कोई शर्मिंदगी ना थी। वो एकदम अपनी अना के हसार में मुकीद हो गया था। वो अपने पोर्शन की तरफ आ गया था। अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय वो टेरेस पर टहलता रहा था। उसके अंदर से रह रह कर अना के लिए गमो गुस्से के बादल उठ रहे थे। वो धीमे मजाज का इंसान था लेकिन अना के अल्फाज ने गोया उसके सारे टेम्परामेंट का हशर नशर कर दिया था। उसके अंदर गोया एकदम भांबर जल उठे थे। अना किस कदर वाज़िया अल्फाज में उसकी तजलील कर चुकी थी।
اس کے اندر رہ رہ کر ملال اٹھ رہا تھا کہ وہ کیوں کر اس کے روم میں گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس سے بات کرنے کی؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ تھکنے لگا تو بے دم سا ہو کر ٹیرس کی سیڑھیوں پر جا بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مصطفیٰ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ مصطفیٰ دریا کے جانے کے بعد وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ اسٹڈی کرنے لگ گئی تھی، لیکن بار بار ذہن مصطفیٰ کی طرف راغب ہونے پر وہ سب کچھ سمیٹ کر لیٹ گئی تھی، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ وہ لائٹس آف کیے سونے سے زیادہ مصطفیٰ کی آمد کی منتظر تھی۔ مصطفیٰ کے دریا کے ساتھ چلے جانے سے اس کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا تھا۔ یہ مصطفیٰ کی گاڑی تھی، یقیناً وہ آ گیا تھا۔ بہت دنوں بعد وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے گیا تھا۔ شہوار آنکھوں پر بازو رکھے سوتی بن گئی تھی۔ مصطفیٰ کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لائٹس آن کی تو نگاہ سیدھی بستر کی طرف اٹھی تھی۔ شہوار کمبل میں لیٹی سو چکی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ دریا کو ڈراپ کرنے کی حامی بھرنا محض شہوار کو ستانے کی خاطر تھا، لیکن وہاں جا کر اندازہ ہی نہ ہوا تھا کہ اتنی دیر لگ جائے گی۔ مصطفیٰ اپنا نائٹ ڈریس الماری سے نکال کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ شہوار نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر بازو ہٹا کر دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ در حقیقت مصطفیٰ کے اس طرح چلے جانے سے وہ اندر ہی اندر سخت خفا ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ لباس بدل کر آ چکا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے تھے، خود پر پرفیوم سپرے کیا تھا اور پھر چلتا ہوا بستر کی طرف چلا آیا تھا۔ شہوار سر تک کمبل اوڑھے ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب نیم دراز ہو گیا تھا۔ شہوار، اس نے پکارا تھا، لیکن وہ بے حس و حرکت رہی۔ شہوار، اس نے اس کے منہ سے کمبل کھینچ لیا تھا۔ اٹھ جاؤ یار، مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو، اس پر جھکتے اس نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ شہوار نے آنکھیں کھول کر سنجیدگی سے دیکھا تھا اور پھر پلکیں موند کر کروٹ بھی بدل لی تھی۔ مجھے تنگ نہ کریں، سونے دیں، صبح کالج جانا ہے، خواہ لیٹ ہو جاؤں گی، آواز میں خفگی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا۔ ناراض ہو؟ آپ کو میرے ناراض ہونے کی کیا پرواہ؟ لہجے میں بے پناہ خفگی تھی۔ مصطفیٰ مسکرا دیا تھا۔ سوری، دریا کو ڈراپ کرنے گیا تھا، زاہد اور شائستہ بھابی نے روک لیا تھا، بس باتوں ہی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ آپ سو جائیں، تھک گئے ہوں گے، شہوار نے کہا تو مصطفیٰ نے گھورا۔ ہاں، گاڑی تو میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا تھا نا۔ مصطفیٰ کا انداز مسکراتا ہوا تھا۔ شہوار اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ دریا بھی آ گئی واپس یا وہیں رک گئی ہے؟ وہیں رک گئی ہے، کل آ جائے گی، اس نے سر ہلا دیا تھا۔ آپ جس کام سے گئے تھے وہ ٹھیک ہو گیا؟ بہت ہی اچھا ہو گیا تھا۔ آج امی کی کال آئی تھی، وہ جو ابھی تک کسی کو بھی بتا نہ پائی تھی، ایک دم مصطفیٰ کے سامنے کہہ گئی تھی۔ مصطفیٰ چونکا تھا۔ کب؟ آج جب میں کالج سے لوٹی تھی تب۔ ویری گڈ۔ کیا کہا تھا؟ کچھ بتایا کہاں ہیں وہ؟ نہیں، بس مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھا تھا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ بتاتے بتاتے اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ میں نے کہا بھی تھا وہ آ جائیں واپس، میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گی، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بہت محبت سے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ اور کیا بات ہوئی تھی؟ شہوار دھیرے دھیرے سب بتاتی گئی۔ مصطفیٰ نے بغور سنا تھا۔ نمبر نوٹ کیا جہاں سے کال کی تھی انہوں نے؟ تمام تفصیل سننے کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ موبائل میں رسیو کالز کے اندر ہی ہے۔ سائیڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر نمبر نکال کر اس نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ مصطفیٰ نے چند پل نمبر کو بغور دیکھا تھا۔ یہ تو پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے، مصطفیٰ نے نمبر دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کر کے چیک کرنے لگ گیا تھا۔ شہوار خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ رات کے اس پہر کال جاتی رہی تھی لیکن کسی نے ریسیو نہ کی تھی۔ مصطفیٰ نے پھر کسی اور جگہ کال کی تھی۔ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ ایک کام ہے چھوٹا سا، ایک لوکیشن ٹریس کروانی ہے۔ نمبر لکھو اور مجھے صبح بتا دینا کہ یہ کس جگہ کا نمبر ہے۔ اوکے، نمبر لکھو۔ مصطفیٰ نے اسے نمبر لکھوا دیا تھا۔
شہوار خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ جب کال آئی تھی اس وقت مجھے کال کرتی، 21 منٹ اور 15 سیکنڈ کال چلی ہے، تب تک فوراً لوکیشن ٹریس ہو جانی تھی۔ خیر اب کل پتہ چلے گا، میں خود دیکھتا ہوں۔ میں نے کال کی تھی، آپ بزی تھے، آپ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ہاں اس وقت میں واقعی بزی تھا، بس تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ سب پتہ چل جائے گا۔ اور جہاں آپ پہلے گئے تھے وہاں کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، اب کل ہی وہاں کا چکر لگاؤں گا، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ وہ سر ہلا گئی تھی لیکن چہرے پر گہرے تفکر اور سوچ کے سائے تھے۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری، اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ گفٹس لایا تھا، دیکھو گی؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو وہ چونکی۔ نفی نے سر ہلایا تو مصطفیٰ نے خود ہی اٹھ کر اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک بیگ کو کھول کر اس میں سے کچھ چیزیں نکالی تھی۔ میں وہاں شاپنگ کے لیے گیا تو سوچا تمہارے لیے بھی کچھ لیتا چلوں۔ پرفیوم، ایک خوبصورت ڈریس کے علاوہ ایک چھوٹا سا جیولری باکس تھا۔ مصطفیٰ نے تینوں چیزیں اسے تھما دی تھی۔ سبھی کچھ بہت ہی پیارا تھا اور قیمتی بھی۔ شہوار کے چہرے پر خوشگوار سا اثر پڑا تھا۔ مصطفیٰ نے جیولری باکس اٹھا لیا تھا۔ میں نے وہاں جیولری کی شاپ دیکھی تو یہ پسند آ گیا تھا، سوچا کہ تمہارے لیے لیتا چلوں۔ مصطفیٰ نے باکس کھول کر اس کے سامنے کیا تھا۔ ایک خوبصورت نفیس سا بریسلٹ تھا۔ کیسا لگا؟ بہت ہی پیارا ہے۔ شہوار کو بریسلٹ واقعی پسند آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھاتی، مصطفیٰ نے خود ہی باکس سے بریسلٹ نکال کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اجازت ہے نا؟ انداز شریر سا تھا۔ وہ جھنپ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ سجا دیا تھا۔ ایک کلائی میں گولڈ کے کنگن تھے جو ماں جی نے پہنائے تھے، اب دوسرے میں بریسلٹ۔ اس کے دونوں ہاتھ سج سے گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہماری پکی والی صلح ہو گئی ہے، مصطفیٰ نے چھیڑا تو وہ سر سے پاؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ خیر تمہارا تو وہ رونمائی والا گفٹ بھی مجھ پر ڈیو ہے۔ بابا کہہ رہے تھے کہ ولیمے کا فنکشن ارینج کرنا ہے، تب تک ڈیو ہی سمجھو۔ اب تو مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے نا؟ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب مصطفیٰ نے پوچھا تھا، مجھے پہلے بھی کوئی گلہ نہیں تھا۔ ارے! مصطفیٰ حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ اتنا بڑا جھوٹ! اور وہ جو مجھ سے الجھنا، لڑنا، وہ سب تو محض شوقیہ تھا نا؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے ان سب رویوں کی وجہ بتا چکی ہوں، اگر آپ نے دوبارہ ان کا ذکر کر کے شرمندہ کیا تو میں پھر واقعی آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ مصطفیٰ کی محبت نے اس کے اندر عجیب سا احساس تفخر پیدا کیا تھا۔ اس نے بڑے مان سے کہا تھا۔ مصطفیٰ ہنس دیا تھا۔ تمہارا ہر روپ سر آنکھوں پر، ناراض ہو کر دیکھو تو صحیح، دیکھنا کیسے مناتا ہوں تمہیں۔ مصطفیٰ نے والہانہ انداز میں کہتے اسے گرم جوشی سے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ شہوار نے مصطفیٰ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور جذبوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ وہ بے اختیار نگاہیں جھکا گئی تھی۔ مصطفیٰ اپنے گزرے دنوں کی دل پر بیتی ایک ایک واردات سنانے لگ گیا تھا اور وہ شرمیلی مسکراہٹ لیے پوری توجہ سے اس کی تمام حکایات سن رہی تھی۔